शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। नाजरीन, सियासी मंजरनामा मुसलसल तब्दील हो रहा है और अब बदकिस्मती का मामला ये है कि पार्लियामान जिसको हम मुकद्दस समझा करते थे, जिसके हवाले से ये गुमान किया जाता था कि पार्लियामान के अंदर के मामलात में बैरूनी मदाखलत मुमकिन ही नहीं है। पार्लियामान के अंदर के मामलात इंतहाई तहजीब और सलीके के साथ पार्लियामान के अंदर ही तय किए जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अब ये तमाम कहानी कोर्ट कचहरी तक और थानों तक जा पहुंची है। मार कुटाई की गई, तशद्दुद किया गया और फरीकैन की जानिब से एक दूसरे को शदीद नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई और नतीजतन आज एक फरीक जो है वो थाने में मौजूद है और दूसरा फरीक अदालत का रुख कर चुका है। अभी अगर मौजूदा सिचुएशन की बात की जाए तो इंदराज मुकदमा की दरखास्त परवेज़ इलाही साहब की जानिब से सेशन कोर्ट से रजू कर लिया गया है और सेशन कोर्ट से दरखास्त की गई है कि पुलिस उनकी दरखास्त पर प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। इनका कहना है कि हमजा शहबाज और आईजी पंजाब की इमा पर यह तमाम वाकया होता है। जनाब, लीगी MPS जो हैं उनके साथ साथ 200 नामालूम अफराद जो हैं उन्होंने मिलकर इन पर हमला किया, इन पर तशद्दुद किया। SP जो हैं उनके खिलाफ भी उनका भी जिक्र इस तमाम दरखास्त में है। चूंकि एक कानूनी मामला है तो परवेज़ इलाही साहब के वकील आमिर सईद राह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक जी। आमिर भाई, ये पार्लियामान के अंदर के मामला तो बड़े मोतबर मुकद्दस हुआ करते थे, बदकिस्मती से आज कोर्ट कचहरी तक जा पहुंचे हैं। देखिए जी, इसके ऊपर हम यही बात करेंगे कि जब से हमारा इम्पोर्टेड वजीर आजम हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, उस इम्पोर्टेड वजीर आजम ने पंजाब के मामलात के अंदर भी इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी है। हमारा पंजाब असम्बली का जो ऐवान है ये बहुत मुकद्दस ऐवान है और यहाँ कानून साजी होती है और यहाँ पार्लियामेंटेरियन बड़ी इज्जत से बैठते हैं। और आज पाकिस्तान की जितना जब से बना है उस तारीख के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ कोई पुलिस का कांस्टेबल अंदर आके घुस के उनको पर तशद्दुद का निशाना बनाए। लेकिन जब से ये ऊपर से हमारे ऊपर इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने इंस्ट्रक्शन जारी की यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को, यहाँ के IG पंजाब को, और चीफ सेक्रेटरी ने वहां पर कहा कैटेगोरिकली कि हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि हमने इन MPS को मारे, जिस तरह मर्जी करें। इसका कोई एविडेंस है हमारे पास सर? हमने हमजा शरीफ को इलेक्शन जितवाना है। आमिर भाई, इसका कोई एविडेंस है हमारे पास? जी, सब कुछ एविडेंस है। जब ये कोर्ट मांगेगी ये सारा कुछ देंगे कि कौन कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ तहरीरी चीजें हैं, क्या है? देंगे जब जरूरत पड़ेगी। हमारे पास सारा कुछ अवेलेबल है। हालांकि इन्होंने कल क्या किया है कि उस तो पंजाब असेंबली के अंदर राणा मशहूद ने अता तारड़ किस कैपेसिटी के अंदर बैठ के इन्होंने पंजाब असेंबली की जितनी फुटेज थी उसके सारी रिकॉर्डिंग उठा के वहां से लेके गए हैं। अच्छा, एक चीज बताइएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं। एक फुटेज इस वक्त भी स्क्रीन पर चल रही है और तमाम मुल्क ने देखा कि परवेज इलाही साहब सिविल कपड़ों में नामालूम अफराद को फ्लोर पर लेकर आ रहे हैं और उनको असेंबली में दाखिल करवा रहे हैं। आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी इन लोगों को अंदर लाने की? मुझे एक बात बताएं, पंजाब असेंबली का ऐवान है, ये डिप्टी स्पीकर को किसने ये इख्तियार दिया था कि पूरे पंजाब की पुलिस सिविल कपड़ों के अंदर? सर वो तो बाद में वाकया हुआ ना। मैं स्टेप बाय स्टेप, आई जस्ट वांट कि हम स्टेप बाय स्टेप चले ताकि समझने में आसानी होगी। परवेज इलाही साहब इन लोगों को क्यों लेकर आए थे? सर परवेज इलाही साहब को बाद में ले ना, पहले तो आप ये देखें कि डिप्टी स्पीकर को किसने ये इख्तियार दिया था कि 200 बंदों की लिस्ट तैयार की है, जो डिप्टी कमिश्नर के नाम से लिस्ट जारी हुई है। डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि 144 की होते हुए मैं इन बंदों को परमिट करता हूं। मेरे पास वो लिस्ट भी मौजूद है और लेटर की कॉपी भी मौजूद है। जिस तरह लोगों ने को इन्होंने अंदर घुसाया है, पुलिस की यूनिफॉर्म के साथ साथ सिविल कपड़ों में 200-250 बंदा इन्होंने डिप्टी स्पीकर की स्टेज पे चढ़ाया। सर अभी तो इस वक्त जो फुटेज नजर आ रही है उसमें तो परवेज इलाही साहब लोगों को अंदर लेकर आ रहे हैं। सर आप ये कौन लोग थे वैसे, आपके इल्म में है ये कौन लोग थे? आप मुझे बताएं, जिन सिविल कपड़ों वाले की बात करते हैं वो स्पीकर का और पंजाब असेंबली की सिक्योरिटी है, 300 से 400 बंदा है। सर सादा कपड़ों में भेजा है जी, तो सादा कपड़ों में सिक्योरिटी नहीं हो सकती है। ठीक है, आप इसको सिक्योरिटी बता रहे हैं, इनमें 2-3 लोगों के नाम बता सकते हैं वीडियो अपॉलॉजी इनके, ये जिन लोगों को परवेज इलाही साहब लाकर सीटों पे बिठा रहे हैं? सर जितने किसी को भी नहीं बिठाया, सीटों पे किसी को भी नहीं बिठाया। पूरी बाकायदा इशारा करके कह रहे हैं आप इस तरफ चले जाएं, आप इस तरफ चले जाएं, नजर आ रहे हैं, एविडेंट है। सर ही इज द हेड,
वो प्रोविंशियल असेंबली का स्पीकर है, उसका काम है वहां पर अगर सर उस दिन तो वो कैंडिडेट थे मेरे ख्याल से। स्पीकर को तो किसी ने इख्तियार नहीं दिया सर था उस दिन तो कि वहाँ कैंडिडेट मामलात थे को इंटरफेयर करे। मेरे भाई, उस दिन तो वो कैंडिडेट थे ना, उम्मीदवार थे। सर कैंडिडेट है ना, कैंडिडेट होना और बात है, कैंडिडेट का मतलब है कि आपको बस स्पीकर की कोई इख्तियार नहीं रह गया। अच्छा, यानी एट द सेम टाइम कैंडिडेट भी रह सकते हैं, स्पीकर भी रह सकते हैं, और डेप्टी स्पीकर को मार भी पड़ सकती है। जी सर, डेप्टी स्पीकर को मार भी पड़ सकती है। सर देखिए, नामालूम अफराद अंदर एंटर भी हो सकते हैं और आप स्पीकर का इख्तियार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं सर, सुन लेना, डिप्टी स्पीकर अगर बल्ले के इंतखाबी निशान पे जीत के आया है तो वो अपनी पार्टी के साथ रहेगा। अगर वो पार्टी वोट से हराएगा तो सुन तो लेना आप, सुनना। अगला क्वेश्चन आप इस तरह करते हैं जिस तरह कंप्लीट कीजिए बात सर, करने लगे। बिस्मिल्लाह। मुझसे आपने क्वेश्चन पूछा है, मुझसे आप ये तो जवाब ले लें या फिर आप बीच में क्वेश्चन आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए सर। जी मेरी आप सुन लेना। डिप्टी स्पीकर को ने एक पंजाब अपनी पीटीआई की नशिस्त के ऊपर बल्ले के ऊपर जीत के आया है, उन्होंने उसको डिप्टी स्पीकर बनाया है। अब डिप्टी स्पीकर अपना जमीर बेच दे, पैसे लेकर अपने नून लीग के साथ मिलकर अगली सीटों में एडजस्टमेंट करने के बाद रात को अगर अता तारा उसको कहे कि फला फला चीजें लिखा दो और वो वहां पर लगा दे और उस लेटर को लिख के सारा कुछ करे, और उनके कहने के ऊपर 200-300 बंदा नून लीग का और पीपल पार्टी का बंदा वहां पर अंदर लेके आएगा, अगर ये चीजें आएंगी तो पीटीआई के मेंबरान है उनका ये राइट नहीं बनता कि अपने अंदर का जो बंदा लोटा है उसको ये कहें कि भाईजान आप हमारी सीट के ऊपर आए या तो आप रिजाइन करें, अदरवाइज आप इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ना करें। अगर उसको रोकने के लिए जाते हैं तो आप क्या करेंगे कि बाहर से आप गुंडे बुलाएंगे, बाहर से आप सिविल कपड़ों के अंदर पुलिस की शक्ल के अंदर आप लोग लेके आएंगे और ठीक वहां हो पर गया। आके सवाल कर सकते हो आप आमिर भाई? पार्लियामेंटेरियंस हैं जिन लोगों ने यहाँ पर कानून बनाना है, जिन लोगों ने वहाँ लोगों के इंसाफ की बात करनी है, आप लोगों को तशद्दुद को निशाना बनाएंगे। सवाल की इजाजत है आमिर भाई? निशाना बनाएंगे पंजाब पुलिस के जरिए तो ये पुलिस स्टेट बन जाएगी। ये आप जी आपकी बात बहुत जायज है, सवाल कर सकता हूँ? इजाजत ले रहा हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह आपसे राजी हो, आपने इजाजत दी, बड़ी मेहरबानी। अच्छा आमिर भाई, पार्लिमानी रवायात की अगर बात की जाए, कवायदो ज़वाबित की बात की जाए, तो लोटे तो चले हमारे गले पड़ गए, और ये लोटों का मामला तो कोई, अब मैं उसको पर्सनली भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं समझता, क्योंकि हमारे यहाँ अब लोटा उछालना मारना ये एक कॉमनली एक्सेप्टेड चीज हो गई है। कौन इजाजत देता है या कौन सी पार्लिमानी रवायात हैं जो ये इजाजत देती हैं कि हम एक मुनहरिफ डिप्टी स्पीकर जो है उसको वोट से तो नहीं हरा सकते, अब हम उसको बालों से पकड़कर घसीटेंगे, उसको ठुड्डे मारेंगे, उसको मुक्के मारेंगे और उसके बाद हम डिफेंड भी करेंगे। आज ये काम इधर से हुआ, कल कोई और कर देगा। सर ये पार्लिमानी रवायात कहां जाएंगी? देखें जी, मैं किसी के ऊपर तशद्दुद की बिल्कुल भरपूर तरीके से मजम्मत करता हूं। मैं इसके हक में नहीं हूं कि उसको मजम्मत के उसकी वजह किसी को बालों से पकड़ के खींचा जाए या नीचे सड़क पे घसीटा जाए या उसके अंदर से पैसे निकाले जाएं। मैं ये भी नहीं कहता हूं कि आपके जो एमपीज हैं उनका 5-5 करोड़ के अंदर सौदा किया जाए, इसका भी एविडेंस है हमारे पास। खामोश बैठी रहे, और हमारा ये भी नहीं कहता कि हॉर्स ट्रेडिंग होती रहे। सर बुरा ना मनाइएगा आमिर भाई, सवाल तो करना पड़ेगा, नाराज ना होइएगा, क्योंकि आप बार बार नाराज थोड़ा सा मुझे महसूस होते हैं। आई डोंट वांट दैट। बिल्कुल आप बात, सवाल ये है कि क्या हमारे पास, क्योंकि आजकल हवा एक चली है जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, ये करोड़ों रुपए का कोई एविडेंस है हमारे पास? सर देखिए, करोड़ों रुपए का एविडेंस मैं उसमें मैं बात कर रहा हूँ, ऑन बात कर रहा हूँ। अगर इन्होंने करोड़ों नहीं दिए हुए हैं तो जमीन उसकी जब वीडियो हम आपको देंगे, जब जरूरत पड़ेगी हम आपको लेके। सर लोगों ने हलफ उठाए हैं कि हमने नहीं लिए, ना हमें किसी ने ऑफर किए हैं। सर आप मेरे ख्याल से फिर आप कता ताल्लुक रहे हैं, आपने देखा नहीं सर किसी ने हलफ नहीं लिया है। अब हम आपको जब वीडियो जरूरत पड़ेगी कि कहाँ का पैसे दिए जाते रहे और कौन से दुबई के किस बैंक तो इनको बर वक्त क्यों नहीं लेकर आते आप सामने, कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखते बर वक्त? देखिए कोर्ट के सामने कौम पूरी इंतशार का शिकार है सर, पाकिस्तान मसाइल का शिकार है, बर वक्त शवायद सामने लाएं। कौन सी कोर्ट के सामने लेके जाएं? आप वहां पर यहाँ सुन लेना भाई, पिटीशन आती है यहाँ पर आले शरीफ की, उसके लिए रात 2-2 बजे अदालतें खुल जाती हैं, 12 बजे। अगर यहाँ पर कोई रेफरेंस कोई अगर एप्लीकेशन आए किसी और जमात की तरफ से तो वो कहते हैं अदालतें बंद हो चुकी हैं। ये कौन सी अदालतों की बात करते हैं? अच्छा, अदालतों में बर वक्त जाए तो अदालतें बंद नहीं होती किस्म की चीजें पड़ी हुई हैं। यहाँ सानिया मॉडल टाउन के अंदर बंदे मार के आज 5 साल हो गए। वहां सर जेनेरिक डिस्कशन होगी ना, सानिया मॉडल टाउन के बाद तो आपकी हुकूमत भी रही, स्पीकर साहब खुद भी रहे, तो बर वक्त काम हो जाने चाहिए। आपने बात की अदालत की, कौन सी अदालत के पास इंसाफ लेने के जाए? क्या आप गए किसी के पास जिसने आपको कहा कि हमने आपकी बात नहीं सुनी? कल पार्लियामेंट के अंदर पंजाब असेंबली के अंदर यहाँ पुलिस गुंडों की तरह दंदनाती फिरती रही है, हर चीज सर सार्जेंट एट आर्म का अख्तियार दिया गया, कानून इजाजत देती है। अगर अब मार धाड़ होगी, लोगों की इज्जत बखेरी जाएगी तो ये सिचुएशन तो होगी।
सर ऑर्डर नहीं पड़ा है, ऑर्डर के अंदर सिर्फ लिखा था कि उसके द डिप्टी स्पीकर हैज अ राइट टू प्रिजाइड द इलेक्शन, ये कहा है। उसको ये पावर नहीं दी गई कि आप लोगों को सस्पेंड करते रहे। उसको सर ये पावर नहीं दी गई डिप्टी स्पीकर उस वक्त चेयर कर रहा था और चेयर के पास अख्तियार है कि वो सार्जेंट एट आर्म के अख्तियार दे सकता है पुलिस को या नहीं? सार्जेंट एट आर्म के इख्तियार हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर एक्सटर्नल सिक्योरिटी अंडर एंटर नहीं हो सकती है। अच्छा, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से मौकफ ये है कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे, देन व्हाट? जी सॉरी, इंटरनल सिक्योरिटी के हवाले से आपके मुखालिफिन का मौकफ ये है, गलत या सही वल्लाहु आलम, आपके सामने रख देता हूं कि इंटरनल सिक्योरिटी और इंतजामिया रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। गलत बात करते हैं आप। जब तो फिर वो डिप्टी स्पीकर को मार कैसे पड़ गई अगर रिस्पॉन्ड कर रही थी? सुन लेना, डिप्टी स्पीकर को जो फर्स्ट टाइम जब उसके ऊपर अगर लोटे उछाले गए हैं या कोई चीज ऐसी, उछाले नहीं गए सर, मारे गए। सर सुन लेना, उछाले गए हैं। उस वक्त उनको इंटरनल सिक्योरिटी कौन वहां से उठा के ले गए? किसको ले गया सर? ठुड्डे पड़े, बाल खींचे गए। आई जस्ट वांट के परवेज इलाही साहब ने भी इस कुर्सी पर हो सकता है कल को बैठना है, इस कुर्सी की तकरीम बहाल रहनी चाहिए। चलें आगे चलते हैं। सेशन कोर्ट में आप जा रहे हैं, अगर सेशन कोर्ट भी आपके केस को नहीं सुनती या वैलिड नहीं मानती, देन व्हाट? अगला रास्ता क्या है? सेशन कोर्ट देखिए, हमारा काम है कि एक वहाँ एक्ट हुआ है, वहाँ एमपीज को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, वहाँ हमारे लोग खामोश रहे हैं। वहाँ डिप्टी स्पीकर से ये अपना रोना शुरू कर दे कि जी मेरे साथ ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसकी बात तो नहीं होनी है ना। आप अपनी पावर्स के अंदर रह के आप इलेक्शन कंडक्ट कर रहे हैं। आप इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए गए हैं क्या? यही हाई कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन कराएंगे। अच्छा, वैसे चीज बताइएगा, इस कंडीशन में जो एनवायरनमेंट वहां मौजूद था, अगर परवेज इलाही साहब भी होते तो इलेक्शन कंडक्ट करवाया जा सकता था? Was that possible? अगर कंडक्ट नहीं करवा, सुन लें, अगर कंडक्ट नहीं करवाया जा सकता था तो फिर ये कंडक्ट इलेक्शन हुआ किस तरह? फिर 197 वोट हुए किस तरह? सर पुलिस आई थी उसके बाद हुए। This is what it is. एहसन सलीम बरियार बाहर खड़ा हुआ है, आप उसका वोट काउंट कर रहे हैं। क्या ये इलेक्शन इस तरह होते हैं? अच्छा, ये आपकी बातें तमाम जायज है, ये बात आपका मौकफ जायज है, उसको हम लोगों के सामने भी रख रहे हैं। एक मुख्तसर सवाल करना चाहूंगा कि उन एमपीएस के हवाले से क्या है और साबका वुज़रा के हवाले से क्या है जो पुलिस को बाकायदा इन यूनिफॉर्म थी और ठुड्डे मार रहे थे, कोई उनको बालों से नोच रहा था? Was that legitimate? हमेशा मैं तशद्दुद की मजम्मत करता हूं, लेकिन कोई बंदा अगर आपके घर के अंदर घुस के आ जाए और आपको मारना शुरू कर दे तो उसको आगे से मारना अपनी राइट टू प्रॉपर्टी है, अपनी जान की हिफाजत करनी है। अगर आपके हाउस के अंदर कोई, आपके घर के अंदर कोई घुस के आ जाए और आपके मुंह के वो चपेड़े मारे तो क्या आप खामोशी से बैठे रहेंगे? यार ये किस तरह की बात करना शुरू कर दिया आप लोगों ने कि नहीं जी आपको पुलिस आए गुंडागर्दी की तरह मारना शुरू कर दें और आप बैठे नहीं जी हमें मारना शुरू कर दें। अच्छा, एक चीज बताएं, हमसे नाराज ना हो, सार्जेंट एट आर्म का अख्तियार फिर चैलेंज किया गया आपकी जानिब से क्या? किसने? हमने चैलेंज किया है। जो एक्शन किए हैं डिप्टी स्पीकर ने वो सारे इलीगल एक्शन थे, वो सारे के सारे सस्पेंड हो गए हुए हैं। ठीक हो गया। किसने ये पावर दी थी? तो डिप्टी स्पीकर का काम था सिर्फ इलेक्शन कराना। अब पैसे लेके अपोजिट पार्टी से नून लीग की चीजें बिठा के रात 2:30 बजे तक सबूत दे दो, लोगों के सामने रख दीजिए। जब आप कहते हैं कि पैसे लेकर, तो हमारे पास सवाल आता है भाई कि वो पैसे जिसकी आप बात करें उसको कोई एविडेंस है नहीं है। आप कहते हैं जब वक्त आएगा तब देंगे, अवाम को क्योस से निकाले। सर के अंदर आएगा और कहां से एविडेंस थे? यहाँ मंडियां खुली रही हैं, वहाँ सिंध हाउस के अंदर असेंबली के बैठे रहे हैं, यहाँ आपको पता लगा कि 27 लोग यहाँ से उठा के उनका जमीर जा गया है। 3.5 साल इस गवर्नमेंट के अंदर बैठे रहे हैं और यहाँ पर अपनी मराद लेते रहे हैं, अब यहाँ पर मिनिस्टर रहे हैं, यहाँ पर वो एडवाइजर रहे हैं। उस वक्त उनका जमीर सोया हुआ था और यकदम जाते हैं मैरिट उस होटल के अंदर जाके रहते हैं, फ्लैटिस के अंदर, वहां उनका जमीर जाग जाता है। वो पैसे लेके जमीर जागता है। ये कौन चीज किस तरह जागता है? लोगों को कहा गया कि आप मुझे टिकट देंगे, यहाँ आपको आपके पैसे देंगे इलेक्शन। अब क्या करें? ठीक हो गया। आमिर सईद राजा मौजूद थे, वकील हैं परवेज इलाही साहब के, और परवेज इलाही साहब के कानूनी मामलात को देख रहे हैं। उनका मौक़िफ़ भी आपके सामने रख दिया। उनकी बात में बहुत सारी चीज़ों में दलील मौजूद है, लेकिन बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो आपके सामने रखने बहुत ज़रूरी थे। फैसला आपने करना, एक कानूनी मामला है, इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम ये तमाम चीज़ें अनफोल्ड होती जाएंगी, लेकिन हकीकतन अवाम कयास में है। मियाँ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तजियाकार हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर मज़हर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, और सबीन गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, रहनुमा PTI। सबसे पहले मियाँ हबीब साहब आपकी तरफ ही आएंगे। मियाँ साहब, क्या इखलाकी और कानूनी जवाज़ बाकी रह जाता है पार्लियामान, जिसके हवाले से हम लोग ये समझते हैं और पूरी दुनिया को हम थकते नहीं हैं ये भाषण देते हुए कि जनाब पार्लियामान बड़ा मुकद्दस ऐवान है और ये ऐवान पूरी कौम को लेकर चल रहा होता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मुक़द्दस ईवान हम समझते थे, लेकिन हमारे बदकिस्मती से सियासतदानों ने इसको मुक़द्दस ईवान नहीं रखा, बल्कि इसको एक थिएटर बना दिया। उससे भी अगर कोई कम तर लफ्ज़ हो ना, तो वो भी इसके लिए इस डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता जिस किस्म का माहौल हमारे ईवानों का हो चुका है। देखिए, मैंने तो अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें पहली बार देखी हैं। देखिए, कौमी असम्बली में एक तयशुदा असूल है किसी भी ईवान में अदम इतमाद की तहरीक का कि वो अगर जमा करवा दी जाए तो उसके 14 दिन के बाद इजलास बुलवाना ज़रूरी हो जाता है। हमारे यहाँ पहली दफ़ा हुआ कि वो इजलास 2 दिन लेट हुआ, चलें। उसके बाद फिर 8 दिन के अंदर आपने वोटिंग करानी होती है, वो उसमें भी तख़ीर की गई, वो भी पाकिस्तान में पहली बार हुआ। फिर उसके बाद अदालत जो है वो पार्लियामेंट के एक्ट को जो है वो उस पर फ़ैसला करती है कि जी आप फ़लाँ दिन जो है इजलास तलब करेंगे, और उस सिलसिले में जहाँ से ये सिलसिला टूटा था वहीं से शुरू होगा। और हम तो यही समझते आ रहे थे कि मुकन्ना जो है वो सुप्रीम अदारा है और उसके मामलात में मुदाखलत नहीं की जाती। वो भी पाकिस्तान में पहली बार हुआ। उसके बाद स्पीकर की ने एक रूलिंग दी, वो गलत थी या जो भी था, मैं समझता हूँ कि वो भी पाकिस्तान में पहली बार हुआ। उसके बाद ज़बरदस्ती जो है बाजू मरोड़ के वोटिंग करवाई गई। रात को 12 बजे अदालतें खुलवा के एक दबाव डाल के बाहर का माहौल बना के अंदर का माहौल बना के, वो भी पाकिस्तान में पहली बार हुआ। अब आ जाए पंजाब असम्बली में आ जाए। मैं नहीं समझता, मेरी 34 साल सहाफ़त में मैं पंजाब असम्बली कवर भी करता रहा हूँ, कभी मैंने ईवान के अंदर जो है पुलिस नहीं देखी। सार्जेंट एट आर्म्स आते हैं अगर किसी को ज़रूरत होती है, और अरकान असम्बली को उठा के बाहर भी फेंका हमने देखा अपनी आंखों के साथ। सार्जेंट एट आर्म अपना पूरा काम करते हैं। जी बिल्कुल, अपनी आंखों से देखा कि वो उन्होंने कई अरकान असम्बली को बाहर भी फेंका उठा के। फिर ये भी हमने देखा कि कई अरकान को स्पीकर साहब ने मुअत्तल कर दिया, तो उनकी जुर्रत नहीं होती थी कि वो असम्बली ईवान के अंदर दाखिल हो जाएं, उन्होंने ओबे किया इसको। लेकिन ये तो आज तो मुझे ऐसा लगा जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला कानून आ गया है। हर बंदे ने अपनी मन मर्जी की है। मैं समझता हूँ कि डिप्टी स्पीकर पर हमला हम उसकी भी मजम्मत कर दें, वो भी दुरुस्त नहीं था। और उसके बाद फिर जो कुछ असम्बली के अंदर पुलिस ने किया वो भी किसी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। और उसके बाद जो स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ हुआ है परवेज लाई के साथ, वो भी किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। बल्कि मैं मजम्मत करता हूँ कि वहाँ उसके अलावा लोगों के साथ जो हुआ, चौधरी इकबाल हमारे जर्नलिस्ट हैं उनके साथ भी हुआ, वो भी काबिल मजम्मत है। और ये सारा कुछ जो है ये पाकिस्तान में कोई अच्छी रवायात कायम नहीं कर रहे, ये तो हम चीचों की मलिया की यूनियन काउंसिल से थर्ड क्लास वाला बिहेव जो है ना हमने। सर अगर बाज नहीं आएंगे तो इन द डेज टू कम हमें ये फेस करनी पड़ेंगी ज्यादा रिटेलिएशन के साथ। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मिजाज शरीफ अच्छे हैं, क्या हो रहा है, किस तरफ जा रहे हैं? देखिए, आप लोग सारे आई विटनेस नहीं है। आई एम द मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, आई एम आई विटनेस टू ऑल दीज थिंग्स। सर हमने भी विटनेस और किया, आपके सामने सारी चीज़ें चल रही थी। आपने अगर विटनेस किया है तो फिर आप क्लियरली, मियां हबीब साहब भी क्लियरली यहाँ पर पूरा बताएं कि हु वाज द रिस्पॉन्सिबल। इलेक्शन जो है 2 को आपकी जो है पेपर ऑफ नॉमिनेशन जमा हो जाते हैं, और उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि पेपर ऑफ नॉमिनेशंस के बाद आपके स्क्रूटनी के बाद 1 दिन के बाद आप इलेक्शन करवाते हैं, क्योंकि कायदे ऐवान को मुंतखब करना बहुत ज़रूरी होता है, उसमें जितनी भी जल्द हो सके। और उसमें ये रूल्स ऑफ बिजनेस में ये लिखा हुआ है कि नेक्स्ट डे उसकी वोटिंग होगी। नेक्स्ट डे उसकी वोटिंग को पोस्टपोन किया जाता है। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं हाई कोर्ट में, और जो है बल्कि सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, और वहाँ से फिर हमें वहाँ पर भी, क्योंकि नेशनल असेंबली में भी मामलात उलझे हुए थे, और वहाँ से फिर वहाँ पर उनको सॉल्व करते हुए हमें डायरेक्शन देते हैं कि आप हाई कोर्ट में चले जाएं। हम वहाँ पर हाई कोर्ट में आते हैं, और हाई कोर्ट में फिर जब सारा मामला रखते हैं तो हाई कोर्ट के फ़ैसले आपके सामने हैं। और उन्होंने ये डायरेक्शंस दी, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को उन्होंने पहले कहा कि आपस में मामला तय कर लें, और जिसने भी प्रिजाइड करना है वो हमने भी तजवीज़ दी कि आज़ाद मेंबर्स में से किसी को दे दें, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नहीं, वो भी क्योंकि इनकी तरफ हैं तो इसलिए जो है वो हम नहीं मानते। फिर कोर्ट ने जो है ख़ुद डिसाइड किया, और उन्होंने डिप्टी स्पीकर को ये असाइन किया, और उन्हें कहा कि आप ये अपना, और डिप्टी स्पीकर को जब ये डायरेक्शन, जब सुप्रीम कोर्ट, एक और पॉइंट में मिस कर गया,
जब सुप्रीम कोर्ट में नेशनल असेंबली में हम पार्टी बने तो उन्होंने वहां पे अटॉर्नी जनरल ऑफ पंजाब ने कहा कि हम आईन और कानून के मुताबिक सर ये तमाम सारा चीजें इलेक्शन करवाएंगे हैं। वीडियो अपॉलॉजी सवाल सादा सा है कि हमें किसने ये जवाब दिया है कि हम डंडे के साथ एक 77 साला बंदा जो है उसको हम हाँकने की कोशिश करें और आप उसकी सुन बाजू लें, तोड़ दें आप वो सुन बड़ी लें ना, बात आप है। तो बहुत आगे चले गए हैं। आप बात को सुने कि डिप्टी स्पीकर साहब तशरीफ लाते हैं और उनके साथ जो है आने से पहले ही वहाँ पर लोटों की बारिश और उनकी सीट पे लोटे रखे जा रहे हैं, उनकी कुर्सी को उल्टा दिया जाता है और प्रोविंशियल असेंबली की सिक्योरिटी के लोग और सेक्रेटरी असेंबली और वहाँ पर जो पार्लिमानी अमूर के डीजी हैं वो वहाँ पर बैठे हंस रहे हैं और परवेज लाई साहब सर, वो के उनको अंडर defend कमांड कर रहे थे, वो defend परवेज कर रहे लाई थे, लोटे सुन ले बकायदा उठा के सर साइडों सुन पे ले फेंक रहे थे, सुन मैं ले खुद देखा। परवेज लाई साहब वहाँ पर बैठे सारा पूरी असेंबली को उन्होंने कन्फिस्केट किया था। उससे पहले उन्होंने आपको मालूम है दरवाजे भी बंद कर दिए थे। और एक और बात जो आमिर साहब कह रहे थे, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जब वो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हो जाते हैं। बेशक वो आपकी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन उनको फिर उन पर कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारियां आ जाती हैं कि उन्होंने असेंबली के बिजनेस में ऑपोजिशन को और हुकूमत को दोनों के मौक़िफ़ को सुनकर, और वहाँ पर उनकी हैसियत एक जज की हैसियत होती है। आप उनको लोटा नहीं कह सकते कि अगर वो वहाँ पर प्रिजाइड करने आ गए, हाई कोर्ट के डायरेक्शन में वो आते हैं, जैसे ही वो एंटर होते हैं, अगर आप वहाँ पर मौजूद थे तो आपने देखा होगा कि उनके साथ जो प्रोविंशियल असेंबली की सिक्योरिटी और सार्जेंट एट आर्म्स उनके साथ था। बिल्कुल ऐसे ही। और जैसे ही वो एंटर हुए तो फिर वहां पर जिस तरह रश किया है इनकी ख्वातीन ने और इनके मेंबरान ने, और जिस तरह वहां पर उनकी कुर्सी उठाई गई, उन्हें धक्के दिए गए, वहां पर फिर सार्जेंट एट आर्म्स कहाँ थे? आपकी प्रोविंशियल असेंबली की सिक्योरिटी तो वहां पर सिर्फ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हुई, वो कोशिश शदीद कर, वो compromise हुई, सिर्फ उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सुने, मेरा सादा सा सुने, सवाल है, मुझे फिर आगे भी जाना उन्होंने है। देखिए, सभी आप साहब फिर में उनके पैसा पास चले मौजूद है। जाएं, आप फिर पीटीआई के पास चले जाएं, और या दूसरे जो अनकंसर्न लोग हैं, आप मुझे पूरा टाइम दें, मुझे बात करने की इजाजत दें, मुझे बात करने की इजाजत दें। वहां पर फिर जब वहां पर वही काम वो करते हैं, वही काम आप करते हैं। आप मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुनना चाहेंगे कि आप अपनी बात अगर करनी हो तो आप करें, मुझे आगे भी जाना, अगर आप मेरी बात सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे। डॉक्टर साहब, डंडे से बात मुकम्मल नहीं होगी, आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप बात मुकम्मल करें। हाँ जी, इस तरीके से नहीं। वहां पर फिर डिप्टी स्पीकर साहब को जब धक्के मारकर बालों से घसीट के बाहर भेज दिया जाता है तो उसके बाद वहां पर स्टेज पर टोटल कंट्रोल पीटीआई का और उनकी ख्वातीन का और उनके मेंबरान असेंबली वहां पर पूरे हो जाते हैं, जहां परवेज लाई साहब अंगूठे उठा उठा कर उनको शाबाश दे रहे होते हैं। उसके बाद वहां पर टोटल 1-2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए टोटल हाउस जो है वहां पर ना सार्जेंट एट आर्म्स नजर आता है, ना प्रोविंशियल असेंबली की कोई सिक्योरिटी नजर आती है, ना वहां पर कोई अमला, ना कोई सेक्रेटरी, ना कोई और बात, वहां पर सिर्फ वो दंदना रहे थे। फिर डिप्टी स्पीकर ने बिहाइंड द सीन्स, उन्होंने क्योंकि हाई कोर्ट की डायरेक्शंस में उन्होंने इलेक्शन करवाना था, उन्होंने रूल्स को सस्पेंड करते हुए और अपनी सिक्योरिटी जो है पंजाब पुलिस से मंगवाई है। ठीक है, अब उसमें उनकी कितनी जस्टिफिकेशन है, जो मुझे पता है कि उन्होंने रूल्स को सस्पेंड किया और पुलिस को उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए कि मुझे कम से कम तहफ़्फ़ुज़ हो, मुझे जिस तरह ये गालियां दे रहे हैं, पुलिस ने और फिर फ्लोर पे पुलिस जाके आई, डंडा सूटा और चलाया फिर टिका के। नहीं, वहां पर अगर आप थे तो आपने देखा होगा कि पुलिस ने आकर सिर्फ स्टेज को कार्ड ऑफ किया है। बिल्कुल ठीक और है। उसके बाद किसी एक एमपीए पे, मैं वहां पर मौजूद था दूसरी लाइन में, मैं तो हैरान था उनके पेशेंस पर कि जिस तरह उनको मार पड़ रही थी, जिस तरह उनके एमपीएज उनको मार रहे थे, ख्वातीन उनके हेलमेट उतार के उनको धक्के और ऐवान से बाहर निकाल रहे थे। ये भी तारीख में है कि पुलिस ने हाथ तक नहीं उठाया, पुलिस ने हाथ तक नहीं उठाया, उन्होंने मार खाई है और फिर वो उन्होंने कोशिश की है कि उसको स्टेज को सराउंड कर सके, लेकिन उसमें वो नाकाम हुए हैं। उन्होंने किसी पे लाठीचार्ज, और कोई भी हाथ में डंडा नहीं वही था, किया जो सड़क पर करते होते। बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। और फिर अगला स्टेप सुने, फिर अगला स्टेप सुने, फिर उसके बाद जो प्रोविंशियल असेंबली की सिक्योरिटी की वर्दी में, काली वर्दियों में उनके जो गुंडे थे, उनको ना वो प्रोविंशियल असेंबली की सिक्योरिटी भी नहीं थी, उनके अंदर भी उन्होंने अपने बंदों को बुलाया। लेकिन सबीन गुल साहब हमारे साथ मौजूद है, रहनुमा हैं पीटीआई की। आपकी सेहत अच्छी है सबीन साहब? जी, अभी तो पूरे जिस्म में दर्द हो रहा है जो कि इन्होंने पुलिस गर्दी की उस दिन, और ये मेरे मासूम भाई जो फरमा रहे हैं, मैं उधर उस दिन की विटनेस हूँ जिस तरह से पुलिस वालों ने अटैक किया। और मुझे तो हैरत हो रही है कि ये पुलिस गर्दी को जस्टिफाई कर रहे हैं। सबीन साहबा, वीडियो अपॉलॉजी, मेरा सवाल ले लें उसके बाद फिर आप मुकम्मल बात कीजिएगा। सबीन साहबा, आपके जिस्म में दर्द है, ये आपके जिस्म में नहीं है, ये एक्चुअली पूरे कौम के जिस्म में दर्द हो रही है। फैक्ट ये है, सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस ने जो किया उस पर एक अलहदा से मुकम्मल डिबेट है और हम लोग कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं।
डेप्टी स्पीकर को आपकी जानिब से, आपके लोगों की जानिब से जाकर मारने की, लोटे मारने, चले मैं उसको डिफेंड तो नहीं कर सकता लेकिन रीत चल रही है, बाल खींचने, ठुडे मारने का जवाब क्या था? मेरे भाई, हमारे मैंडेट पर वो आया था। हमने पहले खवातीन ने जाके उससे अंदर जाके बात की। मुझे पहले आप ये बताएं, पुलिस फोर्स को लेके आने की कहां से सर बात मैडम बाद में आई ना पुलिस, तो अभी तो आपने कुट लगाई डेप्टी स्पीकर को। नहीं सर, अगर आप मुझसे पूरी कहानी सुने, जब ये असेंबली के अंदर एंटर हुए तो अपने साथ पुलिस को लेकर आए, गुंडों को लेकर आए। इनसे हमने सिर्फ इतनी बात की कि आप जो है हमारे मैंडेट से आए थे, अगर अचानक से पैसे लेके आपका जमीन जाग उठा है तो आप इस्तीफा देके साइड पे करें। हमारे पास पैसों का कोई एविडेंस है मैडम? सर एविडेंस सारे हैं। ये सारों के पास ही एविडेंस है, सब भी अपनी विटनेस की कहानी सुना रहे हैं, सच के। मेरी बात कंप्लीट सुन लें, उसके बाद मैं आपका अलग अलग सवाल भी ले लूंगी। उसके बाद पुलिस वालों ने बदतमीजी की है। फिर जब वो स्पीकर साहब आए और जो भी जंजाल पूरा हुआ वो आपने देखा, बट उसके बाद किसने इजाजत दी है कि पुलिस वाले जो है ईवान के अंदर आए? उसको आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैंने वीडियोस भी मंगवाई, एक वीडियो मैंने आज भी अपलोड की है, मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। जब ये लोग अंदर आए, इन्होंने हमें धक्के दिए हैं पुलिस वालों ने, और हम सीढ़ियों से नीचे भी गिरे, हमारी खवातीन नीचे आई हैं जिसको निकाल रहे हैं। और ये जो मेरे साहब, मेरे भाई मोहतरम कह रहे हैं ना कि पुलिस वाले तो बहुत मासूम थे और उन्हें हाथ नहीं था, उन्होंने हाथ उठाए, बाकायदा वीडियो पे देखा जा सकता है। अब आप ये कहें कि जी पुलिस गर्दी हो, हम पे हमें मारा जाए और हम अपने दिफा में कुछ करें भी ना। पुलिस का मामला ऑब्वियसली इस पर बात होनी चाहिए, लेकिन पहले बात डेप्टी स्पीकर की है। आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि पहले तो आप ये बताएं ना, आप किस तरह से जस्टिफाई कर सकते हैं कि पुलिस ईवान के अंदर आए ना? वो कतई नहीं किया जा सकता, इस पर लॉ को देखना पड़ेगा। सार्जेंट एट आर्म के इख्तियारात देकर बुलाया गया। प्री प्लान थी सर, ये बड़ी प्री प्लान थी। हम चाहते थे इलेक्शन हो, हमारा उसी मौकफ ये था कि हाँ, क्योंकि ये डिप्टी स्पीकर सब बाइस हैं। अच्छा, वैसे मुझे एक बात बताएं सबीन गुल साहिबा, कि अगर हमें लगेगा कि हमारा एक मेंबर या हमारा डिप्टी स्पीकर मुनहरिफ हो गया है, तो फिर हम उसको बालों से पकड़ के समझाने की कोशिश करेंगे? क्या ये पार्लिमानी रवायात हैं? हम उसको झंझोड़ेंगे, हम उसको बताएंगे तुम्हारा जमीर जो अब जागा है, इसको हमारी मर्जी के मुताबिक जागना चाहिए? मेरे भाई, हमने ये नहीं कहा था कि हमारी मर्जी के मुताबिक जाके। हमने तो सिर्फ ये दरखास्त की, हाई कोर्ट से भी बार बार दरखास्त की कि भाई आप जो पैनल ऑफ चेयर है उसमें से किसी को नॉमिनेट कर दें। हमने ये हमारा हक था हाई कोर्ट को कहना कि हमें इसके ऊपर तहफ्फुज़ात है। एक चीज, अगर इन्होंने अपना इलेक्शन खुद खराब किया, हम तो इलेक्शन कराने के लिए आए थे, हमने तो कोई इस तरह की डिमांड नहीं की थी। और ये जो उस दिन भाई, अगर आप पूछे ना, लिटरली मैं खौफ ज़्यादा थी इस चीज से कि ये लोग हमें मार देंगे। जिस तरह से पुलिस वाले अंदर एंटर हुए और उन्होंने, सर बात सुने जी, जब ये लोग अंदर आए और हमें धक्के दिए और फौज की 600,000 जवान इन्होंने अंदर भेजे हमें मारने के लिए, दरवाजे लॉक कर दिए, दरवाजों पे पुलिस खड़ी होगी। और जो ये क्लेम कर रहे हैं ना कि गैलरी से स्पीकर साहब ने जो है वो लोगों को बुलाया, मेरी बात सुने, विटनेस हाजिर नाजिर जान के मैं कह रही कि मैं ऊपर खड़ी थी, मैंने ठीक हो गया सबीन साहबा, गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन इस वक्त हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। नाजरीन, ब्रेक इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबकी कहानियां, सबके सच अपने अपने हैं और अपने अपने नजरिए से हर कोई सच्चा मालूम होता है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पंजाब और पंजाब असेंबली एक बार फिर से आईनी बहरान का शिकार है। ऐसी सिचुएशन है जिसका फौरी तौर पर कोई रोशन रास्ता नजर नहीं आता। आने वाले दिनों में बदकिस्मती की बात यह है कि एक बार फिर से आला अदलिया को ही तमाम मामलात में बताना पड़ेगा कि जनाब आपको ये करना है और कानून ये कहता है। एक मुअज़्ज़ज़ ऐवान, ऐसा ऐवान जो पूरी कौम के लिए रस्तों का तयन करता है, उसको अपना रास्ता तयन करने के लिए एक मिसाल की ज़रूरत है, और वो मिसाल इस वक्त आला अदलिया ही बनेगी, क्योंकि यहाँ जो कैपेसिटी है वो मौजूद नज़र नहीं आती। मियाँ हबीब साहब, आपसे रहनुमाई चाहूँगा कि गवर्नर पंजाब ने नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब यानी हमजा शहबाज जो हैं, उनकी हलफ बर्दारी को लटका दिया है। ये कितना अर्सा ऐसे ही चलता रहेगा? असल में ना, ये सारी चीज़ें जो मैं भी पहले रो रहा था ना कि ये हमने बहुत कुछ पहली दफ़ा देखा है, ये भी सारी चीज़ें पहली बारी हो रही हैं, और ये ना आउट ऑफ द वे हो रही हैं। ये चीज़ें जो कानून और आइन के मुताबिक मामला चलाने चाहिए ना, देखें, इससे ज़ाहिर होता है कि आप सोने के लफ्ज़ों से आइन लिख लें, कानून लिख लें, लेकिन अगर उस पर इम्प्लीमेंट करवाने वाले की नीयत ठीक नहीं है तो उसमें से हज़ार रास्ते निकल जाते हैं, हज़ार लकूने आप निकाल सकते हैं।
अब देखें कि ये सारा कुछ जो है ना, ये आउट ऑफ द लॉ जो है ना, वो मेरा ख्याल ये सारा कुछ एक्सरसाइज आपको लग रहा है कि इसमें इंटेंशंस जी इन्वॉल्व? बिल्कुल, दोनों तरफ से जो है ना मामलात, ये सियासी मामलात और आइनी मामलात से दुश्मनी वाले मामलात की तरफ निकल गए हैं। और ख़ास करके जो पंजाब असम्बली में एक्ट हुआ उस दिन, मैं इसलिए भी उसकी मजम्मत करता हूँ कि हमने वहाँ सियासत से बालातर होकर ज़ाती अनाद और दुश्मनी वाला माहौल पैदा कर लिया है, जो कि किसी भी सूरत भी सूट नहीं करता। देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप कौम के रोल मॉडल हैं। जब आप इस किस्म का आपका बिहेव होगा, और ये सीधी सी बात है, ये जट जफ्फे वाली बात है कि जी लो जी मैंने जफ्फा डाल लिया, अब छुड़वा के दिखाओ, तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हो रही। अब देखें ना कि वो सदर मुमलकत से लेकर पंजाब असम्बली के स्पीकर तक, गवर्नर तक, हर बंदा वो चाहता है कि मैं कोई ना कोई रोड़े अटका दूं, और दूसरी तरफ से बड़ा रोड़ा अटकाएगा वो ज्यादा शाबाशी और समेटेगा। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम एक लम्हे की तखीर के बगैर जो है हम छीन लें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये किसी तरीके से भी हम इसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते, और इसमें किसी एक का कसूर नहीं है। ये तमाम फरीकैन ज़िम्मेदार हैं इसमें, और इसके पीछे जो तमाशा देखने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। कौम को किस तरफ आप लेके जा रहे हैं, ये सारा कुछ पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा, किसी और को नहीं भुगतना पड़ेगा। ये हम शायद इसको ना इंजॉय कर रहे हैं कि आज फलाने कुट पैगी और कल फलाने कुट पैगी, नहीं, इसके जो जब असरात मरतब होंगे ना, ये एक दो दिन में ये जख्म मुंदमल होने वाले नहीं है। जो आज जख्म लगाए जा रहे हैं, ये मुल्क को किसी और तरफ लेके जा रहा है। इस मिथ को समझने की जरूरत है। हमें फेस करना पड़ेगा। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब, डॉक्टर साहब, क्या अफहाम व तफहीम से इस तमाम मामले को नहीं फाइट बैक किया जा सकता था कि अगर उस रोज़ ये तमाम मामलात लिंगर ऑन किए जा रहे थे, आपको लगता था कि सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं है, तो लेट द स्ट्रीम कंटिन्यू? जी, ये दैट्स नॉट आवर डिसीजन, दैट्स द डिसीजन ऑफ द डिप्टी स्पीकर हु वाज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। उनका ये सारे मामलात हैं। हम तो बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉन वायलेंट और बिल्कुल पैसिव बिहेव कर रहे थे। हमने एब्सोल्युटली, आई टेल यू, हमने बिल्कुल अपनी सीटों पर बैठे हुए थे। हमारी कोशिश थी कि हमारी तरफ से ना कोई नारा लगे, ना कोई लफ्ज़ आए, लेकिन जब आपको मुश्तिल करने की इंतहा होती चली जाए, आपको 2 तारीख से लेके पूरे सूबे को हैजानी कैफियत में मुब्तला किया हुआ है, मामलात किधर जा रहे हैं, ना इसका कोई चीफ एग्जीक्यूटिव है, ना यहाँ पर कोई कैबिनेट है, ना यहाँ पर कोई गवर्नमेंट है, 2 तारीख से, और फिर अदलिया इंटरवीन करके आपको क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस दे के जिसमें कोई इबाम ना हो, और डिप्टी स्पीकर साहब को वो वहाँ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर लगा दें, फिर आप उनकी भी ना मानें और वो कहें कि क्योंकि वो हमारे वोट से मुंतखब हुए थे तो वो हमारी मंशा के मुताबिक चलें। मैं यहाँ पर बार बार ये जिक्र करूँगा कि पार्लिमानी जो रवायात में भी और अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन भी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होते हैं। वो मुंतखब होने के बाद वो पार्टी मेंबर नहीं रहते। बेशक उनकी हमदर्दियाँ अपनी पार्टी के साथ होती हैं, लेकिन उन्होंने फिर रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, और यही हुस्न है पार्लिमानी निज़ाम का। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके लगाए हुए प्रेसिडेंट, आपके लगाए हुए गवर्नर, आपके लगाए हुए स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर्स आपके ज़ाती हुक्म के मुताबिक चलें और वो जो है आइन के अंदर रोड़े उठकाएं और आइन के खिलाफ रूलिंग दें। आप देखें वो आइन के खिलाफ रूलिंग दी, स्पीकर ने कह दिया आप वो ना अदालत को ना जुडिशरी को मानते हैं। यही वो पैनल ऑफ जजेस थे जिन्होंने इनके हक में उस्मान बुज़दार साहब ने जो इस्तीफा दिया था, ये इस्तीफा खसूसी तौर पर वाज इट अ प्लान्ड थिंग कि इसको वजीर आजम के नाम के साथ लिखा जाए? इसको तो गवर्नर के नाम के साथ होना चाहिए था। और जिस दिन इस पर बात की गई स्टार्ट में कि ये गलत हुआ और अल्टीमेटली वही रोड़ा आकर एक बार फिर से अटक गया है। सबीन साहबा, क्या आप सुन पा रही हैं? जी, पहले तो मैं एक मेरे भाई ने बात की है, इसका एक जवाब देती जाऊं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जब हम असेंबली के अंदर मौजूद थे और ये शोरगुल हो रहा था, वहाँ पे नून लीग के एमपीए समी ने कहा कि आप जितना शोर मचाना मचा लो, हमारी इस खामोशी के पीछे अभी एक तूफान आने वाला है। अच्छा। तो दैट टाइम हम नहीं समझ पाए कि किस तूफान की बात कर रहे हैं। हमें यही लग रहा था, हम सरप्राइज भी बड़े थे इस बात से। और उसके बाद जो तूफान आया वो पूरी कौम ने देखा, ये सारा कुछ प्री प्लान था। ये तूफान स्पीकर की कुट लगाने वाला है या उसके बाद वाला है?
नहीं थी, ये शुरू की बात है जब वहाँ पे नारेबाजी हो रही थी, जिसके बाद आप और स्पीकर साहब पर आपने धावा बोला आप लोगों ने। उसके बाद वो बिल्कुल खामोशी के साथ जो कह रहे हैं ना कि हमने बड़ा सब्र किया, हम बड़े खामोशी से बैठे थे, उस खामोशी के पीछे इनका सारा प्लान था, जो कि समी ने जो है वहाँ पे ये कहा कि जितना शोर मचाना है मचाएं। इसके बाद इस खामोशी के बाद ना, हमारी इस खामोशी के बाद एक तूफान आने वाला है। अच्छा, एक चीज बताइएगा, लोटे आप लोग लेकर आए थे या नून लीग ने आपको पकड़ाए थे? तो जी लोटे तो वो उधर चले गए ना, हम तो कह रहे थे मैं वही पूछ रहा हूँ, लोटे आप प्लास्टिक के लोटों की बात कर रहा हूँ, वो आप लेकर आए थे, नून लीग ने प्लान तरीके से आपको पकड़ाए थे? देखिए जी, लोटे कहीं से भी आए, लेकिन लोटे आ गए ना आ गए, चले। उसके बाद स्पीकर पर धावा नून लीग के किसी शख्स के कहने पर आप लोगों ने बोला था। वैसे पंजाब असेंबली में अक्सर लोटे आते रहे हैं। हाँ जी, ये वो तो कल्चर बन गया ना, इस दफा तो चले प्लास्टिक है, शुक्र है। मैं विटनेस उस बात की कि लोटे कैसे आते हैं और कैसे बिकते हैं। और ये जो मेरे भाई अभी आइन की और लॉ की बात कर रहे थे, हमने तो 74 सालों में इनकी तरफ से बड़े आइन तोड़ते हुए देखे। हमने देखा कि इन्होंने किस तरह से जो है वो हुकूमत में होते हुए जो है वो अदालतों के मजाक भी उड़ाए, और उनके जो है वो उस्मान बुजदार साहब के इस्तीफे पर आ जाए मैडम। जी प्लीज। ये इस्तीफा क्या पहली दफा किसी वजीर आला ने भेजा था गवर्नर की बजाय वजीर आजम को, या इट वाज अ प्लान्ड थिंग? नहीं जी, प्लान मुझे नहीं लगता कोई प्लान है, लेकिन अगर गवर्नर साहब ने कहा है कि नहीं लिखा जाता, और आइन को भी मैं आज इसको यही स्टडी कर रही थी कि जो इस्तीफा है वो गवर्नर के नाम पे आता है और वो वजीर आजम के नाम पे कैसे आ गया। तो ये जिस दिन इस्तीफा दिया गया था उस दिन से हम लोग शोर मचा रहे थे कि ये बड़ा पत्थर है जो आकर अटक जाएगा, आप लोगों को पता ही नहीं है। एक्शन तो चले, हमें नहीं पता। नून लीग तो पुरानी पापी है, इन्होंने क्यों नहीं इतना शोर मचाया? वो इस्तीफे का प्रिंट नून लीग तो ने तो नहीं निकाल के देना था ना, वो तो आप लोगों ने खुद करना था। इलेक्शन की तरफ गए क्यों? अगर पहले वो इस्तीफा ठीक कराते ना, इस्तीफा ठीक कराते, उसके बाद वैलिड पॉइंट, इस पे भी बात करेंगे भी नून लीग वालों से। जी। यानी आप ये समझते हैं कि नून लीग को इलेक्शन की तरफ जाना ही नहीं चाहिए था, पहले इस्तीफा ठीक करवाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ट्रैक रिकॉर्ड रह चुका हुआ है कि वो जब भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट को वो कोर्ट में पेश करना हो। मैं जिस डॉक्यूमेंट की बात करूं तमाम लोग जानते हैं, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। चाहे वो सीएम पंजाब का इस्तीफा हो, उसमें कोई ना कोई ऐसी ग्लिच जो है वो छोड़ी जाती है जो आने वाले दिनों में गले की हड्डी बन जाती है। ये एक बदकिस्मती का मामला है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अगर धुएं और पोल्यूशन की बात की जाए तो बदकिस्मती के साथ लाहौर ने एक बहुत बुरी रिप्यूट अर्न की है पूरी दुनिया के सामने। आज लाहौर को एक आलूदा तरीन शहर के तौर पर जाना जाता है, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला मुख्तलिफ इलाकों की अगर बात की जाए तो कोई बहुत ज़्यादा अच्छी रिपोर्ट्स वहाँ से नहीं आ रही। इन तमाम मामलात में एक बड़ा फैक्टर जो है, बहुत सारे फैक्टर हैं लेकिन एक मेजर फैक्टर भट्टे हैं, और भट्टों से निकलने वाले, इनकी चिमनियों से निकलने वाला धुआं जो है वो माहौल के लिए जहर कातिल है। और पूरी दुनिया इसमें नई नई टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करी, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी जिगजैग टेक्नोलॉजी जो है उसको मुतारुफ करवा दिया गया है, और बहुत सारे भट्टे जो हैं इस जानिब गामजन हैं, इसके तहत काम करें या फिर इसके इंस्टॉलेशन पर काम चल रहा है। नेपाल से एक वफ्द इस वक्त लाहौर में मौजूद है, और इन्होंने बहुत खूबसूरत काम किया है। यहाँ के भट्टा मालिकान जो हैं उनको एजुकेट किया जा रहा है, और जिगजैग टेक्नोलॉजी की जानिब उनको मोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली भट्टा जो है उसको मुतारफ करवाया जा सके और लोगों को इस पर कायल किया जा सके। बिदिया बनबाली साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ द स्पोक्स पर्सन, और आपको खुशामदीद कहते हैं बिदिया साहिबा। हाँ ठीक है। बिदिया साहबा, रहनुमाई फरमाइएगा कि हमारे टारगेट्स क्या हैं, क्या गोल अचीव करने जा रहे हैं हम इंशाअल्लाह अज़ीज पाकिस्तान में? अभी तो हमारा पाकिस्तानी नहीं, साउथ एशिया में बहुत ही शहरों में हम टॉप 10 में पोल्यूशन लेवल में आ रहे हैं। बात करें तो लाहौर की, बात करें तो दिल्ली की, बात करें तो काठमांडू की, सब हमारा शहर पोल्यूटेड है एयर पोल्यूशन के वजह से। तो एक एयर पोल्यूशन के एक तो एक गाड़ी से निकलने के धुआं है, और हमारा जो भट्टा है उन्होंने भी बहुत आलूगी फैलाते हैं। वो सब हमने एक भट्टे में अब हम वही टेक्नोलॉजी
के दरमियान कैसे ये आलूदी कम करने के लिए हमने 2017 से इधर आकर मशवरा कर वो हम काम कर रही है। तो अभी खुशी भी है क्योंकि अभी पंजाब में तो ऑलमोस्ट ऑल भट्टा एक क्लीनर टेक्नोलॉजी में चेंज हो चुका है और पाकिस्तान में आधे भट्टे तो पंजाब में है और तकरीबन 20,000 भट्टे हैं, तो तकरीबन आधा 8,000 भट्टे पंजाब में है और 7,000 तो अभी चेंज हो चुका है। और यानी कि बहुत तेजी के साथ एक शिफ्ट आ रहा है। बिदिया साहब रहनुमाई फरमाइएगा कि भट्टा मालिकान कितने वेलकमिंग हैं इस मामले में? मैं इतना कहने चाहती हूँ, फर्स्ट मीटिंग में तो थोड़ा हमको डिफिकल्ट हुआ था कन्विंस करने के लिए, बट वो फर्स्ट मीटिंग के बाद वो हमारा ब्रिक एसोसिएशन बहुत कन्विंस हुआ। उन्होंने कहा हम नेपाल आकर खुद देख दूंगी और सीइंग इज बिलीविंग टाइप ऑफ थिंग। एग्जैक्टली। और उन लोगों ने नेपाल आकर देखा तो उन लोगों ने इधर फर्स्ट भट्टा हमारा इस्लाम साहब ने बनाया है इधर। तो उसके बाद हमने तो बीज रोपा है, तो ये पानी देना, देखभाल करना, ये सब करना एक ब्रिक एसोसिएशन, न्याजी साहब है, मेहर साहब है, राणा साहब और सब तमाम ब्रिक एसोसिएशन ने बहुत ही मजबूती और बहुत ही सपोर्टिव रोल आपको नजर आ रहा है। बिदिया साहब बताइएगा कि ये जो जिगजैग टेक्नोलॉजी होती है इसके लिए पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक बहुत बेहतरीन एनवायरनमेंट मौजूद है, इससे लेबर भी क्या कम होती है या लेबर के मामलात का इफेक्ट नहीं है, ये सिर्फ एनवायरमेंटल फ्रेंडली है? एनवायरमेंट फ्रेंडली है और जिगजैग करने के बावजूद लाइक वो मैकेनाइजेशन का बहुत और एडिशन हो सकता है, जैसे कि कोयला ग्राइंड करने, मिट्टी बनाने और इवन ईंट भी बना सकते हैं हम। थोड़ा थोड़ा करके मैकेनाइज करके ले जा सकते हैं भट्टे में। तो ठीक है, गवर्नमेंट कितनी सपोर्टिव है बिदिया साहबा? क्योंकि अगर आप जैसे लोग बाहर से आते हैं और उनको गवर्नमेंट की सपोर्ट प्रॉपर ना मिल सके तो वो तमाम मामला अपना मकसद हासिल नहीं कर सकता। कितनी सपोर्टिव है गवर्नमेंट? नहीं, वो गवर्नमेंट ने भी हमारे पहले से ही हमारा सपोर्ट किया है, क्योंकि गवर्नमेंट के बिना हम इधर आ नहीं सकते। हमारा वीजा का प्रोसेस और इक्विपमेंट जो वो आलूदी नापने का होता है, वो लाने के, वो सब गवर्नमेंट ने हमने सपोर्ट किया। अभी भी इस ट्रिप में भी हम गवर्नमेंट के इन्विटेशन में ही आ रही हूँ, तो हमारे लाइक गवर्नमेंट को भट्टे में डायरेक्ट वो फंड के हिसाब से नहीं हुआ, बट वो ब्रिज कर रहा है गवर्नमेंट हमारे और ब्रिक एसोसिएशन की। वेरी गुड जी, वेरी गुड, हाईली अप्रिशिएटेड। बिदिया साहिबा, आपको पाकिस्तान में ऑब्वियसली दुआ है हमारी कि आप बहुत सारी खिदमत करें पाकिस्तानियों की और इसी तरीके से आपको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट अवेलेबल आए पाकिस्तान में, आपकी इज्जत इकराम का ख्याल रखा जाए। एंड दे आर द रियल हीरोज। नाज़रीन, आज तक के लिए सिर्फ इतना ही, इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।